नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। 15 साल बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी पर कमजोर विपक्ष की भूमिका निभाने के आरोप लगते रहे हैं। नए अध्यक्ष की ताजपोशी के साथ पार्टी पिछले कुछ दिनों से आक्रामक तेवर दिखा ही रही थी कि पार्टी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय का एक बयान प्रदेश नेतृत्व को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर रहा है। आखिर क्या है वो बयान और क्या है उसके राजनीतिक मायने, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। विरोध में अगर तेजस्विता नहीं होगी पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत नीचे चली गई है। जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं है अभी। ये हैं बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय, जो अपने मुखर अंदाज और तेज तर्रार बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार इन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य में पार्टी बहुत नीचे चली गई है। पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए उन्होंने ओजस्वी नेतृत्व की जरूरत बताई। नंद कुमार साय का ये बयान प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चा प्रकोष्ठ में नए चेहरों की मांग को लेकर उठ रहे सवालों पर आया है। आखिर क्या कहा नंद कुमार साय ने, आपको एक बार फिर सुनाते हैं। वाकई ये बात सही है, विरोध में अगर तेजस्विता नहीं होगी पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत नीचे चली गई है। जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं है अभी। इसको खड़ा करना है तो इसमें ओजपूर्ण नेतृत्व तो चाहिए। नंद कुमार साय का ये बयान उस वक्त आया है जब हाल ही में प्रदेश बीजेपी की कमान विष्णुदेव साय को मिली है। नेतृत्व में बदलाव के साथ ही दावा किया जा रहा है कि पार्टी अब नई ऊर्जा और नए तेवर के साथ विभिन्न मोर्चों पर काम करेगी। लेकिन साय का ये बयान आना कि छत्तीसगढ़ में पार्टी अब नीचे चली गई है, कई सवाल खड़े करता है। आखिर नंद कुमार साय के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाने की पीड़ा है? क्या प्रदेश बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व से खुश नहीं है साय? क्या वाकई प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व में कमी है? क्या साय ने पार्टी में किसी गुट विशेष पर निशाना साधा है? जाहिर सवाल कई हैं जिन्हें लेकर अब राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर चल पड़ा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बीजेपी सोशल मीडिया और पत्रों के जरिए कांग्रेस और भूपेश सरकार पर हमला बोल रही है। ऐसे में नंद कुमार साय के इस बयान के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए विपक्ष को नसीहत देने का मौका मिल गया। वहीं बीजेपी नेता भी अपने बचाव में तर्क दे रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न कोई नेता है। जिन लोग हैं वो सब अपने अपने अलग अलग बातें करते रहते हैं। जनता के लोगों के विकास के लिए बोल पा रहे हैं, न जनता के विकास के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे उनके खुद के बड़े नेता हैं नंद कुमार साय जी, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गर्त में जा रही। तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे खराब स्थिति में है। देख लीजिए, पहले भी इनके बहुत सारे गुट हुआ करते थे जब इनकी सरकार चलती थी, और आज भी भारतीय जनता पार्टी गुटी राजनीति से उभर नहीं पाई है। ये कई गुटों में बटे हुए हैं और आगे इनकी लड़ाई और तेज होगी। नंद कुमार साय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है वो तो वही बता सकते हैं। पार्टी की आक्रामकता समय आने पर निश्चित रूप से दिखेगी, ऐसी हम सब की अपेक्षा है। खासकर जो हमारे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं। अपनी ही पार्टी के खिलाफ नंद कुमार साय ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। सत्ता जाने के बाद कई मौकों पर वो प्रदेश नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। साय पहले भी प्रदेश में संगठन के जनाधार को मजबूत करने के लिए एक सर्वमान्य नेता की जरूरत बता चुके हैं। ऐसे में जबकि छत्तीसगढ़ में विपक्ष के तौर पर बीजेपी की कमजोर भूमिका के आरोप लगते आए हैं, साय का अपनी पार्टी पर ये आरोप बीजेपी नेतृत्व को नई चुनौती पेश कर सकता है। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है उस पर सवाल खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहले नेता प्रतिपक्ष थे विधानसभा में और जोगी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे और अपने बयानों के लिए जाने तो जाते ही हैं। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से राजेंद्र तिवारी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं
और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही कर लिया जाए, क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल है। आपकी पार्टी के नेता ने ही सवाल खड़ा किया है और आपकी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं, चंद्रशेखर साहू, कि ऐसी अपेक्षा है कार्यकर्ताओं से कि जब समय आएगा तो वो अपना तेज और ओज सब दिखाएंगे। लेकिन क्या बात है कि अभी आपकी पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं और ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि ओजस्विता की कमी है। तो ओजस्विता से उनका तात्पर्य क्या है कि जो नेता भी वर्तमान में उनमें ओज की कमी है। उन्होंने बोला पार्टी बहुत नीचे चली गई है, 14 सीटें हैं पार्टी के पास, उस परिप्रेक्ष्य में बोला है, या पार्टी का बेस घट चुका है पूरी तरह से, कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला है? देखिए, मैंने निश्चित रूप से उनका बयान पूरा देखा है और चैनल और जगह भी उन्होंने बयान दिया है। मैं आपको बता दूं, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। वो हमेशा समय समय पे हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे श्री जी, और वो आज भी एक बात कह रहे हैं कि भूपेश सरकार के खिलाफ आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी लड़े। उन कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है भूपेश सरकार के द्वारा, उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को फिर से मजबूती के साथ खड़ा करने की जरूरत है। वो इस बात को इंगित कर रहे हैं, शायद वो विधानसभा के जो संख्या बल है हमारा कम है, इसलिए उसकी ओर कमजोर नीचे जाने की बात कर रहे हैं। वास्तविकता वो उनके हमारे विचारों में कोई भिन्नता नहीं है। वे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, लगातार प्रदेश का नेतृत्व करते रहे। तो वो जो बात कह रहे हैं निश्चित रूप से हम उसका अमल करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नियुक्ति अभी हुई है और लगातार वे दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। थोड़े थोड़े समय के लिए वो तीसरी बार भी कह सकते हैं, लेकिन अब उनके नेतृत्व में जुझारू नौजवानों की एक टीम बनेगी, पदाधिकारी बनेंगे। शीघ्र ही ये सारा काम पूरा हो जाएगा और हम सरकार को समय भी देना चाहते थे। भूपेश सरकार के गठन को 1.5 साल से ऊपर अब होने जा रहा है। कई सारे मोर्चों पर सरकार विफल हो गई है और कांग्रेस पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता ने पार्टी को अगर कोई बात संज्ञान में लाने की बात कही है, उसको गुटबाजी की नज़र से देख रहे हैं और वो अपनी पार्टी में जो चल रहा है उससे वो अनभिज्ञ बने बैठे हुए। आज टी.एस. सिंहदेव बाबा अंबिकापुर से गृह मंत्री से जिस प्रकार से बात करते हैं, या पिछले दिनों हमारे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी के से जो उन्होंने बात की, अतिरिक्त किसानों को जो पैसा मिलना है उसके बारे में जिस प्रकार की बात की उन्होंने, ठीक है विपक्ष के नेता को चुनौती दी, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने भूपेश बघेल सरकार को भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट घेरने की कोशिश की। अगर नहीं मिलेगा, नहीं किसानों को पैसा मिलेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी को भी तो डराने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कोरोना वायरस के चलते जिस प्रकार टी.एस. सिंहदेव बाबा स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए और मुख्यमंत्री जी के बीच में किस प्रकार से टसल दिखती थी। मुख्यमंत्री जी कोरोना समाप्ति की ओर जा रहा है, कोरोना मुक्त की ओर प्रदेश जा रहा है, ये कहते थे। सुंदरानी जी, सिंहदेव बाबा, सुंदरानी जी, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो पार्टी पर ही सवाल खड़ा किया उस पर चर्चा के लिए हूँ। हम कांग्रेस की स्थिति पर फिर से बात कर लेंगे, उसके लिए मैंने टी.एस. सिंहदेव जी का इंटरव्यू कर चुका हूं और उन्होंने सारी बातें, जो बातें आप कह रहे हैं वो अपने इंटरव्यू में सारी बातों को क्लियर कर चुके हैं। जब जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, मैंने सीधे तौर पर उनसे बात की थी और सीधे सवाल किए थे, उन्होंने सीधा उत्तर दिया था। खैर, आपकी बातों पर मैं, आपके जो जवाब हैं उस पर मैं राजेंद्र तिवारी जी की तरफ रुख करता हूं। तिवारी जी, जिस तरह से सुंदरानी जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी को उन्होंने चार्ज करने की बात की है और वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। और विष्णुदेव साय जी कम समय के लिए ही 2 बार बने, लेकिन ये उनका तीसरा टर्म है और उनका कहना है कि नए लोगों को भी मौका दिया जाएगा। आपको लगता है कि पार्टी की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, और जैसा कि उनका कहना है कि गुटबाजी पार्टी में नहीं है, हालांकि जब ये नए अध्यक्ष बने उसके पहले लगातार इस बात की मांग उठती रही कि पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नेता विशेष जो लोग हैं या उनका जो ग्रुप है उसके अलावा भी नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो नहीं हो रहा था पार्टी में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इन्होंने जो कहा। पहले तो श्रीचंद भाई को मैं एक पुरानी लोकोक्ति याद दिलाना चाहूँगा कि अपनी ढिंढोरी दिखाई नहीं दे और दूसरे की फुल्ली निहारे। तो भैया अपनी पार्टी का देख लो। और जहाँ तक नंद कुमार साय जी की बात है, मैं तो जाने दीजिए, मेरी पार्टी के तमाम लोग, नंद कुमार साय हुए,
ननकी राम कंवर हुए, राम विचार जी नेताम हुए, मैं दिवंगत बलिराम कश्यप जी का भी स्मरण करना चाहूँगा। ये सब लोग अपनी पार्टी के लिए पूरा जीवन खपा दिए, पूरी तरह से समर्पित रहे। ये दूसरी बात है कि इनकी पार्टी में इनका क्या हाल हुआ, जो भी हुआ, मगर नंद कुमार साय उन लोगों में से हैं, या ननकीराम जी कंवर को भी कभी मैं स्मरण करूंगा, वो तो विधायक भी हैं अभी, कि किस तरह से वो संघर्ष करते रहे हैं। उनको अपनी पार्टी की अवनति और दुर्गति दिखाई दे रही है, तो उस पर मुखर होकर के बोल रहे हैं। बोल क्या रहे हैं, बोलने के लिए बाध्य हो गए हैं, उनको लग रहा है इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। नहीं तो श्रीचंद भाई बैठे हैं, यही नंद कुमार साय है ना, जिनका पैर, अब मैं अपने उस 3 साल के कार्यकाल को भी याद करना चाहूंगा, श्री जोगी जी के कार्यकाल को, जिनके कारण फिर हम लोग इतना विवादास्पद कार्यकाल रहा कि हम लोग 15 साल तक सत्ता में नहीं आए, जिसमें श्रीचंद भाई भी डंडे खा करके जेल गए थे और नंद कुमार साय का तो पैर टूट गया था। तो भैया वैसे ही तो पिछले समय हमारे यहाँ हुआ था, हमारी पार्टी में किस तरह से बिलासपुर में निकाल करके अटल श्रीवास्तव आजकल हमारे उपाध्यक्ष हैं, किस बेरहमी से पीटा था। तो वो सब दृश्य याद आते हैं। तो नंद कुमार साय उस समय विपक्ष के नेता थे और बेहद जागरूक, बेहद सक्रिय और बेहद विचारशील नेता हैं। उनकी बातों को बजाय इसके कि ये कहना कि गुटबाजी नहीं है, ये है, वो है, दरकिनार कर दें। अब आपके यहाँ नंद कुमार साय जी क्या, कुछ दिन पहले तो राम विचार नेताम जी ने भी इसी प्रकार की टिप्पणी की थी। ये दूसरी बात है कि आपके यहाँ कुछ ना समझो कि बात भी होती है। वो लोग भी मोहतरमा है ना दुर्ग में, उन्होंने कह दिया कि सरकार गिरा देंगे हम, ये सरकार अपनों से घिरी हुई है, गिर जाएगी। तो सारी बातें, और किस तरह से उन्होंने बात की थी डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में, वो भी हमको मालूम है। आपकी गुटबाजी की तो लंबी कहानी है श्रीचंद भाई, मगर एक बात है, हम इस बात का तो स्वागत करते हैं कि आलोचना होनी चाहिए। आदरणीय नहीं, सुन लो, पहले सुन लो श्रीचंद भाई, सुन लो, फिर आप बोलना ना, के बयान को हल्के में मत लीजिए। नहीं, पहले सुन लीजिए, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। आपके यहाँ आलोचना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सत्तारूढ़ दल है उसकी आलोचना करना विपक्ष का राजनीतिक धर्म होता है, वो करें। मगर आपकी पार्टी में जो वर्तमान नेतृत्व है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे विष्णुदेव जी हो, ये आलोचना थोड़ी करते हैं, ये निंदा करते हैं, ये बुराई करते हैं। आलोचना सटीक ढंग से करें, जनहित में हम सबका ये नैतिक दायित्व है जो राजनीतिक दल के लोग हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो, हम उसका स्वागत करेंगे। आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी निकले थे ना पदयात्रा करते हुए, 1000 किलोमीटर से ज्यादा की, एक मोर्चे पर उन्होंने घेरने का प्रयास किया, और जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने आज उनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाला है। और आज आप आलोचना क्या करते हैं, श्वेत पत्र जारी कीजिए। अरे भाई, श्वेत पत्र जारी, उसकी पृष्ठभूमि क्या है नंद कुमार साय जी की, वो मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने कैसे कहा कि ओजस्वी नेतृत्व नहीं है, उसके पीछे समझिए कि क्या कहा है। आप भी राजनीति करते हैं, मैं भी राजनीतिक विचारक हूं, मैं बता रहा हूं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब डॉक्टर रमन सिंह जी ये बोलते हैं कि श्वेत पत्र जारी करे सरकार, अरे रोज तो श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं, रोज तो सरकार के कामकाज की समीक्षा हो रही है। अभी सोमवार, मंगलवार 2 दिन पत्रकारों के साथ बुला करके भूपेश बघेल जी बैठे, एक पत्रकार के पास जाकर के चर्चा किया उन्होंने, फिर परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। और ऐसा नहीं है कि बात केवल बातों तक हो रही है, केंद्रीय स्तर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से आपका केंद्रीय मंत्रालय पूछता है कि वो कौन सा तरीका है बताएं जिसमें किसानों को सीधा पैसा आपने पहुंचाया है उनके खाते में। मनरेगा की बात चलती है, पूरे भारतवर्ष में कोई काम हो रहा है, ये प्रामाणिक आंकड़े हैं और भारत सरकार के आंकड़े हैं, जिसमें 41% काम केवल छत्तीसगढ़ में होता है। पूरे हिंदुस्तान में वनोपज का जितना संग्रहण हुआ और जितना पैसा दिया गया है, वो अकेले 73% केवल छत्तीसगढ़ में दिया गया है। बेरोजगारी का मामला यह है कि हमारे यहाँ 3.4% बेरोजगारी है। श्रीचंद भाई, पूरे भारत में इस समय 23.4% बेरोजगारी है। तो ये आंकड़े इस बात को बताते हैं कि भूपेश बघेल ने काम करके दिखाया है। वो एक शायर की पंक्ति आ रही, अकबर इलाहाबाद की पंक्ति याद आ रही मुझको, हुआ हुजू में बुलबुल, किया जो गुल ने कमाल पैदा। अभी कदर है हुनर की, अकबर करे तो कोई कमाल पैदा। ब्रेक का टाइम हो गया तिवारी जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। उसके बाद हम रुद्रानी जी, तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। तिवारी जी ने बहुत बढ़िया शेर सुनाया।
अब रुख करता हूँ सुंदरानी जी का। सुंदरानी जी, जैसा कि आपकी पार्टी में ओज की बात हो रही है, नेतृत्व में ओज की बात हो रही है, तो अभी जिस तरह से कांग्रेस में नए अध्यक्ष बने थे मोहन मरकाम जी, उसके बाद वहाँ पर 2 चुनाव हुए और उसमें लगातार कांग्रेस की जीत हुई उपचुनाव में, चाहे वो चित्रकूट का चुनाव हो, चाहे वो दंतेवाड़ा का चुनाव हो। अब एक नया चुनाव होने जा रहा मरवाही का। तो आपकी पार्टी का जो नेतृत्व है, जो नया नेतृत्व है, वो क्या पार्टी की वो सीट जो 98 में पार्टी ने आखिरी बार जीती थी उसको वापस लाने में सक्षम होगा? क्योंकि जिस तरह से मरकाम जी ने अपने एरिया की सीट जिता ली, तो ये राज्य का उत्तरी हिस्सा है और विष्णुदेव साय जी राज्य के उत्तरी हिस्से से आते हैं, तो क्या वो इस स्थिति में होंगे या फिर वही सवाल दोबारा से खड़ा होगा पार्टी के अंदर कि पार्टी में एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है? देखिए शिरीष जी, अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने अमरजीत भगत जी जो मंत्री हैं राज्य सरकार में, उनके बयान को आपने सुना होगा कि ये उपचुनाव जहां भी होते हैं वो सरकार क्या पार्टी ही जीतती है, सत्तारूढ़ दल ही जीतता है। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव उन्होंने, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से शंका व्यक्त कर रही थी, दंतेवाड़ा और ये जो उपचुनाव हुआ था चित्रकूट, ये दोनों उपचुनाव इन्होंने मैनेजमेंट से जीते थे। और जिस प्रकार अमरजीत भगत जी ने ये संभावना व्यक्त की कि हम मरवाई सीट जीतने वाले, क्योंकि सरकार हमारी है, उपचुनाव हम जीतेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये धांधली करके इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन हमने चित्रकूट और दंतेवाड़ा में देख चुके हैं वो जो कमियां रह गई थी, हम लोग नजर नहीं रख पाए थे इनके चुनाव मैनेजमेंट पे। इस बार मरवाही का इलेक्शन निश्चित रूप से हम जीतेंगे। हम 98 में हमारा एमएलए था, 2001 में हमारे विधायक को कांग्रेस पार्टी ने खरीद कर कांग्रेस में शामिल कराकर वहां सीट खाली कराई थी। अब निश्चित रूप से 98 की वो स्थिति में हम वापस लौटेंगे, निश्चित रूप से लौटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के सारे हथकंडे, चाहे वो कितना भी मैनेज कर ले, कितना भी प्रशासनिक अमले को लगा दे, धन बल लगा दे, लेकिन मरवाई सीट कांग्रेस को हम जीतने नहीं देंगे। पर आपने अपनी बात की शुरुआत तो अमरजीत भगत के बयान से करी और शायद वो बयान आपको चुनाव के बाद काम आएगा। खैर, जिस तरह से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी और लगातार जब कोटा में उपचुनाव हुआ तो भी कांग्रेस वहाँ जीती, और जो राजनांदगांव में उपचुनाव हुआ था लोकसभा का जिसमें देवव्रत सिंह जीते थे, तो वो भी सत्ताधारी दल के खिलाफ जाके जीते थे। ऐसी स्थिति में ये कहना कि अमरजीत भगत जी के बयान का सहारा लेना ये ठीक बात नहीं है। ठीक, आपने अपनी बात को निरंकारी जीते और आपने अच्छा बोला कि लास्ट में आपने इस बात से समअप किया कि आप निश्चित रूप से जीतेंगे और आपकी पार्टी की वो सीट थी पहले भी 98 में और कांग्रेस ने उनको अपनी पार्टी में लेके आकर जीत दर्ज कराई थी। खैर, पर आपकी पार्टी में लगातार ये बात क्यों उठ रही है जब से नए अध्यक्ष बने या नए अध्यक्ष बनने के पहले कि पार्टी में नेतृत्व जो है वो वैसा नहीं है जो कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व है प्रदेश में, भूपेश बघेल जी या मोहन मरकाम जी, उनसे दो हाथ करना जिसको राजनीति में बोलते हैं, उनसे मुकाबला करने में सक्षम प्रतीत नहीं होता। जमीनी लड़ाई लड़ने वाले नेता आपकी पार्टी में अब कितने बचे हैं? अभी शिरीष जी देखिए, 1 महीना हुआ है आदरणीय आदरणीय विष्णुदेव साय जी को प्रदेश अध्यक्ष बने और आदरणीय विष्णुदेव साय 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, लगातार 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे, संघर्षशील चेहरा है उनका। आप 1 महीने के अंदर ही आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने आदरणीय शिवराज सिंह जी की वर्चुअल रैली जो हुई, पूरे प्रदेश में करीब 10 लाख लोगों ने उस वर्चुअल रैली में शामिल हुए। और अभी कमेटी का गठन हो जाने दीजिए, आप देखिए कितना हम संघर्ष करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में पीछे नहीं हटेगी। नहीं, स्थिति तो ऐसी नहीं लगती। आपकी पार्टी ने जब संघर्ष किया था जिसके बारे में तिवारी जी ने उल्लेख किया 28 अप्रैल 2001 की घटना के बारे में, उसमें जिन पार्टी के नेताओं ने सफ़र किया उनको तो राजनीतिक रूप से बहुत लाभ नहीं मिला, 1-2 नेताओं को बहुत अच्छा लाभ मिला। तो आपकी पार्टी का इस मामले में इतिहास ठीक नहीं है कि जो संघर्ष करने वाले नेताओं को ज़मीनी स्तर पर उनको पार्टी कोई स्थान देती है। खैर, ये आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही है
कि यदि जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने 5 साल भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया ज़मीनी स्तर पर, और जिस तरह की बात तिवारी जी ने की कि बिलासपुर में भी लाठीचार्ज हुआ कांग्रेस के नेताओं पर, यहाँ पर भी कांग्रेस के नेता जेल गए लगातार, तो आपकी पार्टी के नेता ऐसी स्थिति कब से शुरू करेंगे, या विष्णुदेव साय जी सिर्फ वहीं पर रहेंगे, जो पार्टी का यहाँ का नेतृत्व है वही उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा? देखिए श्रीज जी, 1.5 साल हुआ कांग्रेस की सरकार को बने। 1.5 साल हम समय देना चाहते थे, कांग्रेस सरकार को गलतियां करने देना चाहते थे। अब और हम देखना चाहते थे कि कितने इन्होंने वादे पूरे किए, कितने वादे किए जनता से। सारे मोर्चों पर सरकार विफल हुई। अब समय आ गया है, शीघ्र ही हमारी कमेटी का गठन होगा, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की पूरी टीम बनेगी। उसके बाद हमारा एक एक कार्यकर्ता, ये कोरोना संकट से भी हम बाहर निकले। इसके बाद आप देखिएगा हम सड़क पे लड़ाई लड़के इस सरकार को मजबूर कर देंगे सत्ता छोड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है। आपकी बात पर मैं राजेंद्र तिवारी जी का जवाब ले लेता हूं कि आपको ये ऐसा संघर्ष करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आपकी पार्टी के लिए चुनौती खड़ी होगी और आपको सत्ता छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा। आपका क्या कमेंट है? सबसे पहले तो मैं श्रीचंद भाई की बात का जवाब देना चाहूँगा। राष्ट्रीय स्तर पर इनके जो नेता हैं वो झूठ को सच जैसा प्रस्तुत करने में महारत हासिल है उनको, और उसके कुछ छींटे श्रीचंद भाई के ऊपर भी पड़े हुए हैं थोड़े थोड़े। अमरजीत भगत की बात को जैसा तोड़ मरोड़ के उन्होंने प्रस्तुत किया। अमरजीत भगत ने ये कहा था कि हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। उन्होंने उपलब्धि बताते हुए ये कहा था कि हम ये उपचुनाव भी निश्चित रूप से जीतेंगे। राजेंद्र उन्होंने कहा था सत्तारूढ़ दल उपचुनाव जीतता है। सिंह देव जी ने कहा था कि हम किसानों को बोनस का पूरा पैसा देंगे। एक किस्त दे दिया है, दूसरा किस्त अगस्त में देंगे और 4 किस्त देंगे। और चुनौती दिया था इनके विपक्ष के देता ने, धर्मलाल जी कौशिक ने कहा था कि मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि भाई हम देंगे, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये कहने का आशय ये था कि वो समय खत्म हो गया है। हमारी चर्चा का उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेतृत्व को लेकर बात उठ रही है उस पर चर्चा की जाए, और मुझे लगता है चर्चा में बहुत सार्थकता भी रही है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि पार्टी की जब नई कार्यकारिणी बनेगी तो पार्टी उस रूप में दिखेगी जिस रूप में वो सत्ताधारी दल का जनहित को ध्यान में रख करके काम करे, जनहित को ध्यान में रखते हुए सत्ताधारी दल का मुकाबला कर सके। चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद।